नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पर। और अभी हम मौजूद हैं पोल्ट्री फार्म पे। इस पोल्ट्री फार्म में काफ़ी अच्छा बेहतर वर्क हो रहा है और अभी कुछ सालों से हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा वर्क देखने को मिल रहा है। पोल्ट्री फार्म से कहें या डेयरी फार्म से कहें या तो अपना कृषि के तरफ से कहें, काफ़ी अच्छा वर्क देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आज हम पहुँचे हैं पोल्ट्री फार्म पे। हमारे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। सबसे पहले तो हमारे दर्शक को राम राम बोल दीजिए। सभी किसान भाइयों को जय राम, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका नाम बताइए और इस फॉर्म का नाम बताइए और यहाँ का लोकेशन बताइए हमारे दर्शकों को। किसान भाइयों, मेरा नाम मयूरेश साहू है जी। और मैं डोंगरगढ़ में रहता हूँ। ये ग्राम मेरे फार्म का नाम जय हिंद ब्रायलर फार्म, ग्राम भरी टोला, विकास खंड, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से यह वीडियो हम फिल्माने जा रहे हैं। और सर के फार्म पे देख रहे हैं कि अभी बॉयलर के फार्मिंग किए जाते हैं। सर बॉयलर के हाँ, मेरे यहाँ पोल्ट्री उत्पादन में मांस उत्पादन की जो पद्धति है ब्रायलर फार्मिंग, जी, उसका हम लोग ब्रायलर प्रोडक्शन लाइन चलाते हैं। कॉमर्शियल ब्रायलर प्रोडक्शन लाइन है जी जी। और मेरे पास 12,000 बर्ड का प्रोडक्शन लाइन है। मैं बैच सिस्टम में मुर्गी पालता हूँ। जी जी। मतलब पोल्ट्री प्रोडक्शन लाइन को मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बैच सिस्टम में और एक ऑल इन ऑल आउट सिस्टम में। तो हमारे यहाँ बैच सिस्टम में प्रोडक्शन लाइन चलता है। हम ओपन फार्मिंग करता हूँ मैं। जी जी। अभी तक आप लोगों ने जितना वीडियो देखा होगा सब अधिकतर इंटीग्रेशन फार्मरों का होता है। इंटीग्रेशन फार्मर वो होते हैं जो बड़ी जो कंपनियां रहती जैसे वेंकीज, आईबी, एबिस कंपनी, जैसे सगुना हो गया, सुगना, उनके साथ अटैच होके काम करती है। मैं ओपन फार्मिंग करता हूँ, अपनी ऑन कैपिटल लगा के, अपना खुद का स्वयं का पैसा लगा के, स्वयं के पैसे से मुर्गी उत्पादन का काम करता हूँ। जी जी। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो हम शेड देख पा रहे हैं, ये शेड कितने साल पुराना है और कितने खर्च पे बना कर तैयार हुआ है ये? सभी किसान भाइयों को मतलब मुर्गी उत्पादन की जो तरीका है, मुर्गी का जो व्यवसाय है काफ़ी पुराना है। मतलब सबसे पहला चीज़ तो ये कि हमको ये समझना चाहिए कि जैसे कृषि है, कृषि में यह हम लोग सब्सिडरी बिजनेस के रूप में हम इसको करते हैं जी। और ये इसका इतिहास इतना पुराना है कि भाई आदमी तो आदिकाल से मांस मछली ये तो खा ही रहा है, उसका तो एक प्रोटीन का एक सोर्स है। जी। तो ये काफ़ी पुराना व्यापार है। और जो मेरा जो व्यापार है, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे आज फार्मिंग करते हुए 16 साल हो गया लगभग। जी। और मैं पहले इंडियन ब्रायलर कंपनी में मैंने कुछ समय के लिए काम किया था, 3-4 महीना। वहीं से मैं प्रेरित हुआ कि भाई मुर्गी पालन कैसे होता है जी। और वहीं से उत्साहित होकर के मैंने शुरू में 200 मुर्गी से पालन चालू किया था। 200 मुर्गी पाला, फिर 500 पाला, फिर 800 पाला, फिर 1000, फिर 1500, अभी 3,000 के फ्लॉक पालता हूँ। ये जो है ये 3,000 का फ्लॉक है, 3500 नग का फ्लॉक है जी। और ये लगभग 25 दिन का बर्ड है, 1100 ग्राम साइज है इसका अभी जी। और इसमें हमने ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू पानी देते हैं। दाना ये है, दाना रेडीमेड दाना आता है, खुद भी बना सकते हैं आप जी। खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं जी। सर ये फार्म की लंबाई और चौड़ाई क्या है? इस फार्म की लंबाई जो है लगभग 100 फीट लंबा है ये जी। और 30 फीट चौड़ा है जी। मुर्गी पालन के लिए जो शेड आप अगर कभी बनाने का सोचेंगे तो उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें से पहला चीज़ क्या रहता है कि शेड की जो दिशा होनी चाहिए वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए जी। नंबर दूसरा, जो उसकी जो चौड़ाई होना चाहिए वो 30 फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसकी लंबाई आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, 100 फीट, 120 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट, ठीक है। और जो शेड में पानी ना भरे इसलिए ज़मीन की सतह से कम 1 फीट 2 फीट ऊपर रखना चाहिए कि और बारिश का पानी ना अंदर आ सके। किसी तालाब या नहर या नाले के पास अगर है तो और ऊंचा करना चाहिए जगह को। सड़क से संलग्न रहना चाहिए, बिजली की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, पानी हर मौसम में उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 12 महीना में मतलब 2 महीना पानी सूख गया, इस तरह से ना हो। मई जून का लगातार पानी अवेलेबल रहना चाहिए क्योंकि मुर्गी उत्पादन के काम में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जी। क्योंकि पानी पीना ही पड़ेगा, अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है पानी पीना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो जीवों को जीने के लिए पानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग स्प्रिंकलर चलाते हैं
तो स्प्रिंकलर चलाने में, फॉगर चलाने में, कूलर चलाने में, उस समय गर्मी के मौसम में जी, अब मार्च से जो चालू होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जी, तो उस समय हमको मतलब दिन रात हमारा बोर चलते रहता है। जी, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये वाटर बेल्ट एरिया है जी, पानी यहाँ पे बहुत अच्छा है, पानी का साधन लगातार चलते रहता है, बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पे। सर सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, बर्ड से के बच्चे आने से पहले आप फार्म पे क्या तैयारी करते हैं जिससे कि जो बर्ड आए और उसको यहाँ पे रख सकें? जो मुर्गियों का जीवन काल कुल मिला के 45 दिन मतलब हम लोग के पास रहता है। हम लोग क्योंकि हम लोग क्या है कॉमर्शियल लाइन चला रहे हैं, हम लोग के पास ब्रीडिंग फार्म नहीं है। अधिकतर जो फार्मर जो रहेंगे वो कॉमर्शियल लाइन चलाते हैं जी, तो उनके पास 45 दिन रहता है। 45 दिन से ज़्यादा अधिकतर कोई मुर्गी ज़्यादा पालते नहीं है, उसमें FCR बढ़ जाता है और फार्मर का प्रॉफिट कम हो जाता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। मुर्गी पालन में जो मुर्गी पालने से पहले की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी, जी, अगर आप उस तैयारी को नहीं करते हैं तो बाद में आपका जो लॉट है उसमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन आ सकता है और मुर्गियों का आपको आर्थिक क्षति उठाना पड़ेगा। जी सर। मुर्गी पालन की तैयारी करने के लिए जैसे कि ये लॉट है, जैसे ये बिक जाता है, सबसे पहले हम इसके पूरे खाद को जो भूसा है, जी, जी, जो भूसा है जी, उसको हम पूरा बोरे में भर के जी, उसको हम ईट भट्टा वाले को सप्लाई कर देते हैं, जी, ठीक है। और ये पूरा खाद को पूरा सकलवा के ईट भट्टा को सप्लाई कर देते हैं या फिर खेत में डाल देते हैं, खेत में डाल, जी, ठीक है। दो तरीके से यूज़ करते हैं। जी, जैसे अभी तो क्या है भूसे का रेट तेज है तो ईट भट्टा वाले खरीद लेते हैं, बाकी समय मैं अपने खेत में डाल देता हूँ, जी सर, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी खाद है। जी सर। एक ये हो गया, पहला चीज़ आप पूरा खाद को उठवा करके आप अपने खेत डाल देंगे। जी, जी, दूसरा काम आप क्या करोगे, इसको खुरचेंगे पूरी फर्श को, जी, पूरी फर्श को खुरचने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं। जी सर। धोने के बाद इसको चूने में हम लोग डालते हैं फार्मोलिन, जी, ठीक है, जी, और चीटी मार पाउडर जिसको बोलते हैं BSC पाउडर, जी सर। और हम लोग उसको मिला करके घोल बना करके उससे हम लोग पूरा लिपाई करवाते हैं। जी, जी, ये पूरी जो पूरा सैड है इसको हम लोग पूरा लीटने के बाद, पुताई करने के बाद इसको हम लोग 15 दिन छोड़ देते हैं जी, सूखने के लिए। जी, इस 15 दिन में जितनी बीमारियों का जो प्रतिशत है वो कम हो चुका रहता है। समझिए कि 100% अगर जर्म्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जी सर, तो इतना करने के बाद आपका मुश्किल से 15 से 20% ही आपका बचे रहेगा। जी, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये जितने जो बगल के साइड पर्दा रहते हैं इसको भी हम ऊपर टाइट कर लेते हैं, जी सर, और इसके इसमें से हम फार्मोलिन ब्लास्ट करते हैं। फार्मोलिन ब्लास्ट क्या होता है, तो फार्मोलिन ब्लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि KMNO4 लाल दवा जिसको हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लाल दवा जी, 2:1 मतलब 2 रेशियो में हमको 2 लीटर हमको लेना है फार्मोलिन और 1 किलो हमको लेना है लाल दवाई। जी, उसको हम उसी रेशियो में बना करके मतलब 200 ml और 100 ग्राम किसी भी प्लास्टिक के इक्विपमेंट में या कोई छोटा हांडी या कुछ भी इसी तरह का बर्तन लेकर के 4-5 जगह पे रख के उसको फार्मोलिन ब्लास्ट करते हैं। जी, और उस दरमियान ये पूरे पर्दा पैक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी अगर आप भी जाएंगे तो आपकी भी आंखों में असर पड़ता है, मतलब पूरी आंखों में आंसू आने लग जाता है, स्किन भी जलने लग जाती है। जी, जी, तो पूरा पर्दा पैक करके इसमें हम फार्मोलिन फ्यूमिगेशन जिसे हम कहते हैं, फ्यूमिगेशन की पूरी प्रोसेस करते हैं। जी, और फ्यूमिगेशन की पूरी प्रोसेस करने के बाद इसमें मैं तो कार्सोलिन का स्प्रे करता हूँ, ग्लूटाल्डिहाइड का स्प्रे करता हूँ, या B904 जो होता है उसका स्प्रे करता हूँ 10 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से, जी, जी, एक स्प्रे करके फिर उसके बाद इसमें हम लोग नए चूजे लाते हैं। जी, जी सर। उसके बाद जैसे कि नए चूजे लाने के बाद उसको सबसे पहले क्या खिलाते हैं, उसके बाद क्या देते हैं और कितना टेम्परेचर ब्रूडिंग में देते हैं उसको? ठीक है, देखिए जो मुर्गी के हम जीवन काल को 7 हफ्ते में डिवाइड करते हैं कॉमर्शियल लाइन में, हम लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं। जी सर। तो जो शुरू के जो 2 हफ्ते रहते हैं, पहले 2 हफ्ते मतलब 14 दिन जो रहते हैं, जी, जी, वो मतलब आप अगर उसमें अच्छी मेहनत करोगे तो अगले जो 35 दिन है उसमें आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, मतलब अगले आपके जो 5 हफ्ते हैं वो आराम से आपके ऐसे निकल जाएंगे, 3 से 4 हफ्ते जो है। जी, जी। तो शुरू जब आता है तो हमारे को एक टास्क रहता है कि हम सबसे पहले उसको एक गोल घेरा बनाएंगे। जी, जी। गोल घेरा बनाते हैं टीन से, और टीन से गोल घेरा बनाने के बाद उसमें नया भूसा डालते हैं। जी। नया भूसा बिछा करके उसके बाद पेपर बिछाते हैं, और पेपर बिछाने के बाद उसमें हम लोग दाना पानी का बर्तन लगाते हैं। दाना और पानी का बर्तन जो रहेगा 100 चूजे पर 2.5 बर्तन के हिसाब से जी, पानी और दाने का बर्तन लगाते हैं। छोटे डब्बे ड्रिंकर लगाते हैं 2.5 लीटर वाले। जी, उसके बाद उसमें पानी जो है, पहला पानी जो देते हैं वो
गुड़ या शक्कर जो भी आसानी से उपलब्ध हो और जो सस्ता हो जी, उसको मिला करके 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मीठा होना चाहिए ताकि मुर्गियों को अच्छा लगे और उनको ताकत मिले। 2 ग्राम भी डाल सकते हैं, 3 ग्राम भी डाल सकते हैं। शुरू के 2 दिन पानी में चलाना है, 3 पानी चला दिए, उसके बाद फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में एक एंटीबायोटिक चलाना है, कोई भी एंटीबायोटिक जो आपको सस्ता पड़े, जैसे वेटक्लीन 112 ले सकते हैं, और आपका नियोडॉक्स ले सकते हैं, आपका पैरामिक्स आता है, और एमोक्लॉक्स ले सकते हैं। सर उसका डोज क्या रहता है, जैसे कि अगर 100 बर्ड की बात करें तो? देखिए मतलब उसमें ऐसा रहता है भैया कि उसके पीछे लिखा हुआ है, सबसे पहला चीज़ तो ये कि 100 बर्ड पे कितना डोज चलाना है, ठीक है। और मतलब मैं तो नियोडॉक्स जो है उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से चलाता हूँ। वो तो स्टैंडर्ड तो उसका ये कहते हैं 1 ग्राम जो है 10 लीटर पानी में, लेकिन वो इतना पुराना दवाई है कि अब उसमें मुर्गियों ने रेजिस्टेंस बना लिया है, तो हम उसको हाई डोज में करके चलाना पड़ता है। जी। उसके बाद सर पहला दाना क्या देते हैं इनको? पहला दाना प्री स्टार्टर आता है, और आप चाहे तो उसमें मक्के का जो पाउडर रहता है उससे भी चालू कर सकते हैं। प्री स्टार्टर खिला सकते हैं। प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर चालू करते हैं। जी 300-200 ग्राम आने के बाद आप स्टार्टर चालू करते हैं। स्टार्टर 1 किलो 1.25 किलो तक चलाते हैं। फिर उसके बाद 1.25 किलो के बाद आप सीधा उसमें फिनिशर चालू कर देते हैं। वो फिनिशर एंड पॉइंट तक आपका, जब तक माल उठ नहीं जाता, लिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका चलेगा सर। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, दिक्कत क्या आता है इसमें ज़्यादा, खासकर अगर बात करें तो? जैसे कि अगर कोई बीमारी हो गया या मोर्टेलिटी आ जाता है, वो किस कारण से आता है, क्यों, कैसे हो जाता है वो? देखिए इसके बारे में बताइए। मतलब पोल्ट्री फार्मिंग के जो व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, जी सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी बिजनेस को करने के लिए वो होता है उसके लॉस पॉइंट को समझना कि उसमें नुकसान कैसे होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सही है कि भाई इसमें नुकसान किस तरीके का होगा। तो भाई ब्रायलर फार्मिंग का जो व्यवसाय है उसमें मूलतः 3-4 प्रकार से ही मूल नुकसान होता है। पहला नुकसान होता है मार्केटिंग साइड से, रेट गिर जाता है। दूसरा होता है प्रोडक्शन साइड से। तो प्रोडक्शन साइड में मेन प्रॉब्लम क्या आएगा कि भाई इसमें आपने दाना खिलाया लेकिन मुर्गी ने वजन नहीं गेन किया, जी सर, जी है ना। जी सर। तो वो एक बड़ा टास्क रहता है। तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप रेडीमेड फीड खरीदो, उसमें 1.75 का एफसीआर तो मिल ही जाता है, चाहे कोई भी कंपनी का खिलाओ, चाहे सूर्या का खिलाओ, चाहे एबिस का खिलाओ, चाहे न्यूट्रीक्राफ्ट का खिलाओ। इन लोग 1.5 का इन लोग टास्क देते हैं हमको अपना स्टैंडर्ड बताते हैं कि 1.5 kg का आप अगर दाना खिलाओगे, 1.5 किलो दाना खिलाओगे तो 1 किलो मुर्गा बन जाएगा। जी। लेकिन आप अगर किसी भी हालत में 1.75 तक तो आ ही जाता है। और तीसरा चीज़ होता है आपका मुर्गी में बीमारी का। तो बीमारियां जो होती हैं भाई, इसमें ना बीमारियां जो होती है उसको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, विभाजित किया गया है। जी सर। पहला होता है वायरल डिसीज, दूसरा होता है बैक्टीरियल डिसीज, तीसरा होता है फंगल डिसीज, चौथा होता है प्रोटोजोआन, और पांचवा जो होता है मिनरल डेफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं कि अगर हमने न्यूट्रिशन अगर उसको हमने इस प्रॉपर नहीं दिया तो होता है। तो जो वायरल डिसीज है, अब उसमें भी बहुत सारी डिसीज को क्लासिफाई किया गया। जैसे उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो बीमारी है उसका नाम है न्यूकैस्टल, और उसको हिंदी में मतलब भारत में जो है उसको रानीखेत डिसीज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रानीखेत जो जगह था वहाँ पे इसको देखा गया था। जी सर। ठीक है, तो रानीखेत डिसीज के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के आने पे आपका जो मोर्टेलिटी परसेंट है लगभग 50 to 100% के पास पहुँच जाता है। दूसरा IBD है, फिर उसके बाद IBH है, ILT है, बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं आपको बस एक ये कह रहा हूँ कि अगर आपने प्राइमरी लेवल पे जो सेट तैयारी में अगर ठीक से आपने प्लानिंग किया है, सही तरीके से उसको मैनेज किया है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। और दूसरा चीज़ इसमें वैक्सीनेशन, जो वायरल डिसीज होती है उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन ही उसका बचाव है एक तरह से। तो इसमें भी वैक्सीन होता है, मतलब 7, 14, 21 ये इसका स्टैंडर्ड है। और इसमें हम लोग एक एडवांस वैक्सीन और करते हैं, एंडीक्लोन। वो हमारा एक किल्ड वैक्सीन है, वो उसको कर देते हैं नेक के पीछे 0.5 ml पर बर्ड के हिसाब से। तो उससे जो होता है रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। जी। और अभी जैसे कि वैक्सीन जितना भी आप बताए सर, वो पानी में मिला के देने वाला है कि ऐसे प्रत्येक मुर्गी को पकड़ के देने वाला है? देखिए, जब आप इंडस्ट्रियल स्केल में फार्मिंग करते हैं, मतलब सपोज आप 5000 मुर्गी पाल रहे हो या 10,000 मुर्गी पाल रहे हो, तो उस समय तो आप उसको पकड़ के कैसे लगाओगे, है ना। मतलब थोड़ा सा वो कठिन हो जाता है, उससे मुर्गी भी डिस्टर्ब होती है। और एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो
पकड़ पकड़ के आई ड्रॉप करते हैं, उसमें वैक्सीन का जो परसेंटेज है सक्सेस होने का 95% रहता है जी। और जब अगर आप उसको पानी ड्रिंकिंग डोज में देंगे तो उसमें 80% तक ही वो सक्सेस हो पाता है। मतलब 100 में से 80 मुर्गियों को ही वो पानी पीती हैं, उठाती हैं, बाकी सब छूट जाती हैं। जी सर। और जो आपका जब हम उसको आई ड्रॉप करके देते हैं तो उसमें 95% तक बर्ड उसको अचीव करती है, सक्सेस करती है और उसमें बीमारी की प्रोबेबिलिटी भी कम रहती है, ये बीमारी कम आई है इसे। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। अब मतलब भैया ने पूछे कि भाई वैक्सीन का तरीका क्या है। तो वैक्सीन जो होता है मूलतः 3 तरीके से होता है। किल्ड वैक्सीन को गर्दन के पीछे या जांघ पे दिया जाता है जी। और दूसरा जो तरीका होता है जो अपना इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन रहता है जिसको हम बोलते हैं रानीखेत के लिए, डिसीज के लिए जो आता है NDB1 या NDVH, जिस भी नाम से आए, जिस भी कंपनी का आप लेना चाहो, वो जो है वो आपका दूध पानी में, दूध पहले हम क्या करते हैं पानी एक लेंगे, पानी कितना लेना है तो हमको बर्तन गिनना है ऐसे 1 2 3 4 करके ऐसे हमको गिन लेना है कि हमारे 50 बर्तन है। हमको पता है कि भैया मुर्गी को हमने पहले प्यासा रखा, उसके बाद हम उसको उसमें आधा लीटर या 1 लीटर पानी भर के उस हिसाब से मेजरमेंट करके कि 50 बर्तन है तो हमको 25 लीटर पानी घोलना है, उसमें बर्फ डालना है, बर्फ को पिघलने के बाद उसमें दूध पाउडर डालना है, शक्कर डालना है, थोड़ा सा मीठा हो जाए, टेस्टी हो जाए, ज़्यादा पिए, और उसके बाद उसमें दवाई घोल करके उसके बर्तन में लगा के देते जाना है। अगर आप बर्ड अगर 7 दिन का है जो पहला वैक्सीन के समय है तो आपका हाथ वाले डब्बे में आएगा, और अगर 14 दिन का है तो आप उसको ड्रिंकर में डाल सकते हैं। जी जी। और मतलब बस ये मैं बता रहा था कि आपको वैक्सीन कितने तरीके से करना है। तो पहला वैक्सीन का तरीका है जांघ में और नेक के पीछे, दूसरा तरीका है आई ड्रॉप के थ्रू, जिसमें हम मुर्गी के आँख और नाक में हम पानी मतलब दवाई की 1-1 बूंद गिराते हैं, और तीसरा तरीका है ड्रिंकर के थ्रू दिलाते हैं। जी जी। और सर जैसे कि मैं बात करूं, एक बर्ड अपने पूरे साइज आने में 2+ देते हैं सर 35 दिनों में? नहीं, देखिए वो मौसम के और मुर्गियों की कैसे आपने पाला मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जी। मौसम और मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जी। जो स्टैंडर्ड हमको दिया जाता है कि भाई जो कंपनी वाला कहता है और जो हमारे को कॉव 430Y जो वैरायटी में पाल रहा हूँ और जो वैरायटी मतलब जो ब्रीडर कंपनी है वो हमको स्टैंडर्ड में हमको बोला है कि 35 दिन में ये बिल्कुल अचीव कर लेगा 2 kg। लेकिन हम इसको 35 से 38 दिन के बीच में लेते हैं। पूरे लॉट को फ्लॉक को आने में गर्मी के दिन में 38 से 40 दिन भी पहुंच जाता है। ठंड में ये 35 से 36 दिन में बिल्कुल आ जाएगा। मतलब मौसम के हिसाब से वेरिएशन करेगा, और आप क्या वैरायटी का कौन सा क्वालिटी का फीड खिला रहे हैं, आप खुद का दाना बना के खिला रहे हैं कि आप रेडीमेड फीड ले रहे हैं, रेडीमेड में भी कौन सी FCR का फीड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो सर ये 2 kg होने में कितना रुपए का दाना खा जाएगा? हाँ, ये इसका तो मतलब फीड कॉस्ट जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वेरिएशन होते रहता है, लगातार बदलते रहता है। कभी 40 रुपए कॉस्टिंग का दाना आता है, कभी 40 का आता है, कभी 39 का होता है। चलिए एक मोटा अपन पकड़ के चले कि अगर मुर्गी का FCR 1.7 के पास है, FCR मतलब कि 1 किलो 700 ग्राम दाना खाने पे मुर्गी ने 1 किलो वजन अगर पकड़ा है तो उस समय आपको लगेगा लगभग 17 दूनी 34, 3 किलो 400 ग्राम आपका दाना लग रहा है। 1 किलो दाने का अगर आप एवरेज कॉस्टिंग 40 रुपए कर रहे हो तो 4 × 12 और 12 × 48, वही लगभग 160 रुपए का दाना खाएगी एक मुर्गी और 2 किलो हो जाएगी। जी। तो जैसे कि अगर हम दाना का जोड़ें और बिजली का जोड़े और अपना वर्क का जोड़े, सभी को जोड़कर एक मुर्गी में कितना खर्चा आ जाएगा सर? जो कॉस्टिंग जब भी फार्मर करता है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है चिक्स, दूसरा होता है मैनेजमेंट और तीसरा होता है फीड। ठीक है, 3 पार्ट में उसका मतलब फार्मर का जो कॉस्टिंग रहेगा इस तरीके से निकलेगा। चिक्स की कॉस्टिंग फार्मर के हाथ में नहीं रहता, मार्केट में चूजा कभी 15 में मिलता है, कभी 20 में मिलता है, कभी 35 में मिलता है, कभी 40 में मिलता है। मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसका रेट वेरिएशन रहता है। मैनेजमेंट उसके हाथ में रहता है। अब मैनेजमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आता है आपका भूसे का कॉस्ट, पानी, बिजली, मेंटेनेंस, ठीक है, बिजली का कॉस्ट, ठीक है, और आपका लेबर का कॉस्ट, ठीक है, मेडिसिन का कॉस्ट, वैक्सीनेशन का कॉस्ट, ये आता है आपका मैनेजमेंट कॉस्ट के अंतर्गत। और थर्ड जो होता है फीड का कॉस्ट। फीड का कॉस्ट भी फार्मर के हाथ में रहता नहीं है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते रहते हैं। कभी सूर्या का फीड सस्ता रहता है, कभी एबीस का फीड सस्ता रहता है। सस्ता से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा
50 पैसे का फर्क रहता है। जी सर। ठीक है, तो जैसे एक मोटा मोटा आप लेके चलें कि 12 रुपए प्रति मुर्गी पे आज की तारीख में मेरा खर्चा आ रहा है। जी सर। किसी और फार्मर का हो सकता है कि 6 ही में आ जाए, या बड़ी इंटीग्रेशन कंपनी का कोई फार्मर हो तो वो 5 रुपए में कर रहा हो या 4 ही में कर ले रहा हो, क्योंकि उसके पास लार्ज स्केल में है। जी सर। सर तो अगर टोटली बात करें तो कितना रुपए आ जाएगा इसको? हाँ, ये तो समझाइए। आप इसमें एस्टिमेट कर लीजिए। मेरा चूजा से लेकर हाँ, अब पूरा 2+ होने तक, दाना का हो गया, वर्क का हो गया, अपना बिजली का हो गया, पानी, ये सारी चीज का अगर एक मोटा मोटा जोड़े तो एक मुर्गी में कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, अगर अच्छा मेंटेनेंस है, फार्म में मोर्टेलिटी कम है, जी सर, मुर्गी ने अपने टाइम टू टाइम मतलब 35 दिन से 38 दिन के बीच में फीड मतलब दाना खा के मुर्गे का वजन 2 किलो आया है। जी सर। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में जो समझ लीजिए कि और 25 रुपए के चूजे में मैं कॉस्टिंग लगा रहा हूँ, उसमें 85 रुपए आपकी कॉस्टिंग आएगी पर केजी। जी सर। ठीक है, 85 का हुआ 85 रुपया प्रति किलो की कॉस्टिंग आएगी। एक मुर्गी पे कॉस्टिंग आएगी लगभग 170 रुपए के पास। जी 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 सर। और सर इसका सेलिंग समझाइए मुझे कि किस तरीके से आप सेलिंग करते हैं, इनका क्या कुछ है और उससे अर्निंग कैसे लेते हैं, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। सभी किसान भाइयों से ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी खेती में, चाहे वो धान की खेती करे, चाहे वो टमाटर की खेती करे, चाहे वो मुर्गी पालन करे, चाहे मछली पालन करे, उसमें सेलिंग मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। जी जी। बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा आप दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो मेन चीज़ क्या होता है कि यार मैं ओपन फार्मिंग करता हूँ, यहाँ पे मेरा खुद का कैपिटल लगा हुआ है, मुझको खुद मार्केट में जाना पड़ता है माल बेचने के लिए। जी सर। ठीक है, मैं इसमें 2 तरीके से अपना मार्केटिंग करता हूँ। एक, मैं रिटेल आउटलेट वाले जो हैं उनसे सीधे जाके बोलता हूँ भैया आप मेरे से माल ले लीजिए। जी सर। मैं आपको जो मंडी भाव खुलता है, जी जी, हर जगह का मंडी भाव खुलता है, जो बड़ी कंपनियां मंडी भाव खोलती हैं, जैसे यहाँ इस एरिया में जो डोंगरगढ़ है, जिला राजनांदगांव, वहाँ पे एबिस कंपनी है, इंडियन ब्रायलर ग्रुप, वो यहाँ का रेट खोलता है। हर 15 दिन या हर 15 से 20 दिन में रेट वेरिएशन होते रहता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, क्योंकि ये कच्चा धंधा है इसलिए इसमें डिमांड और सप्लाई का रेट रहता है। आज का रेट जो है वो 115 रुपये खुला है। ठीक है, और मैं अगर किसी रिटेलर के पास जाऊंगा, कटर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भैया मेरे को मुर्गा आप बेचना है, आपको आप खरीदोगे क्या? जी सर। तो वो मुझसे खरीदेगा मुर्गा, लेकिन 7 से 8 रुपए कट में खरीदता है। जी जी। ठीक है, और यही मैं अगर डीलर के पास जाऊंगा तो डीलर जो है वो मुझसे 15 से 16 रुपए कट लेता है। जी जी। मतलब प्रति मुर्गे पे मुझे जो व्यापारी है, अगर मैं सीधे व्यापारी के पास जाऊंगा तो वो व्यापारी जो है प्रति मुर्गे पे मुझसे 15 रुपए छूट मांगता है, और जो डीलर है वो मुझसे लगभग 30 रुपए छूट मांगता है प्रति मुर्गे पे। ठीक है, तो यही आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये चूंकि मैं ओपन फार्मर हूँ इसलिए मुझे ये इतनी प्रोसेस के पास जाना पड़ता है। जी सर जी। अगर आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करेंगे, कंपनी की फार्मिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस वाले चैनल में दिक्कत नहीं होगा, सेलिंग का दिक्कत नहीं रहेगा, वहाँ पे आप फार्मिंग करेंगे